हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विवेक और आज हम बात करेंगे डिटरमिनेसी के बारे में। गाइस, ये डिटरमिनेसी का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे कि अगर स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज, इंटरनल रोलर और इंटरनल लिंक अगर प्रेजेंट रहती है तो उससे स्ट्रक्चर की डिटरमिनेसी कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल हिंज के बारे में। तो इंटरनल हिंज होता क्या है? सपोज हमारे पास दो मेंबर हैं। सपोज ये है पहला मेंबर और ये है दूसरा मेंबर। अगर हम इन दोनों मेंबर को अगर कोई फ्रिक्शनलेस हिंज से अगर ज्वाइन करते हैं तो उसको बोला जाता है इंटरनल हिंज। तो उसके बाद बात आती है कि ये इंटरनल हिंज और रेगुलर हिंज, इन दोनों में फर्क क्या होता है। सपोज हमारे पास एक मेंबर है, ऐसा एक मेंबर है और उसको बीच में हमने सपोर्ट दिया है एक हिंज के ऊपर। तो अभी देखते हैं इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंटरनल हिंज जो है इसका यूज हमने दो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए किया है और ये वाली जो हिंज है इसमें हम इस हिंज का यूज जो होता है वो बस मेंबर को सपोर्ट करने के लिए होता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है एक पूरा मेंबर है और इसमें ये दो अलग अलग मेंबर हैं। और हमने इसके पहले देखा है कि अराउंड द हिंज रिएक्टिव मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका रीजन ये है कि हिंज जो होती है वो रोटेशन को रेजिस्ट नहीं करती, इसके लिए जो रिएक्टिव मोमेंट आती है हिंज के ऊपर वो हमेशा 0 रहती है। तो अभी देखते हैं कि इंटरनल हिंज के केस में वो कैसे होता है। सपोज हमारे पास ये दो मेंबर है और इसके बीच में हमने ये पिन लगाई है। पिन मतलब होता है इंटरनल हिंज। तो सपोज अगर इस मेंबर के ऊपर अगर लोड आता है तो लोड की वजह से ये वाला जो मेंबर है वो ऐसे रोटेट कर जाएगा। ये रोटेट क्यों होगा? क्योंकि जो ऊपर से लोड आता है उसके वजह से इस पार्ट में मोमेंट जनरेट होगा और वो जो मोमेंट रहेगी वो रहेगी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और उस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की वजह से ये वाला जो मेंबर है वो स्टार्टिंग में ऐसा था और वो ऐसे रोटेट हो गया। बट इसमें एक बात नोटिस करने जैसी है कि अगर यहां से अगर ऊपर से कोई भी लोड आता है और उसके वजह से जो मोमेंट जनरेट होती है तो जो मोमेंट आती है वो बस इसी पार्ट में रहती है। वो मोमेंट इस हिंज के राइट साइड में कैरी ओवर नहीं होती। इसका मतलब ऐसा है कि जो भी मोमेंट आएगी इधर लेफ्ट और इधर राइट, सपोज अगर इधर से हमें मोमेंट आ रही है, सपोज यहां से अगर लोड आ रहा है तो ये वाला जो मेंबर है वो ऐसे रोटेट कर जाएगा और इधर से अगर लोड आता है तो ये वाला मेंबर है ये हिंज के अराउंड ऐसे रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि सपोज अगर लेफ्ट से जो मूवमेंट आ रही है वो हिंज के आगे नहीं जाएगी और राइट से जो आ रही है वो इस हिंज के आगे नहीं जा सकती। इसका मतलब ये है कि एट द इंटरनल हिंज क्या करती है, जो भी मोमेंट आती है उसको किल कर देती है। मतलब यहां से आने वाली जो मोमेंट है वो बस यही तक रहेगी और इस साइड से आने वाली मोमेंट जो है वो यही तक रहेगी। तो अभी बात करते हैं इस वाले मेंबर के बारे में। सपोज ये वाला मेंबर है और इसके नीचे ये हिंज सपोर्ट लगा हुआ है। सपोज अगर यहां से एक फोर्स डाउनवर्ड साइड से लग रहा है तो इस फोर्स की वजह से ये वाला इस पार्ट में मोमेंट जनरेट हो जाएगी। मोमेंट मतलब क्या रहता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो जाएगी इस फोर्स की वजह से और इस मोमेंट के वजह से ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे नीचे जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही नीचे जाएगा वैसे ही इस साइड का जो पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। ये होता है हिंज सपोर्ट के केस में। बट जब हम देखते हैं इंटरनल हिंज के, यहाँ पे इंटरनल हिंज में लेफ्ट साइड की जो मोमेंट है वो हिंज पे किल हो जाती है और वो जो मोमेंट है वो राइट साइड में जा नहीं पाती। बट हिंज सपोर्ट के केस में ये वाली जो मोमेंट है अगर सपोज लेफ्ट साइड से मोमेंट लग रही है तो वो जो मोमेंट है उसके वजह से ये पूरा एक मेंबर है और ये जो मेंबर है इसे पूरा रोटेट कर जाएगा।
तो इन दोनों केस में यही एक बेसिक डिफरेंस था। और इसका एक रीजन ये भी है कि मतलब ये दो अलग अलग मेंबर है, हम इसको एक कंसिडर नहीं कर सकते। इसमें हमने दो मेंबर्स कनेक्ट किए, बट इसमें एक ही मेंबर है जिसके ऊपर हमने सपोर्ट लगाया है, और अगर लोड आएगा तो जाहिर सी बात है कि इस लोड की वजह से ये जो मेंबर है ऐसे नीचे जाने की कोशिश करेगा, और ये वाला जो मेंबर है, मतलब ये टोटल मेंबर जो है, राइट साइड से ऊपर उठने की कोशिश करेगा। और हमें पता है कि यहां पे जो रोटेशन आ रही है वो पॉसिबल है क्योंकि हिंज जो होती है वो रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है, वो रोटेशन को अलाउ करती है, इसलिए हिंज के ऊपर रिएक्टिव मोमेंट हमेशा 0 रहता है। और हमने देखा ही है कि हिंज जो रहती है वो ट्रांसलेशन को रिस्ट्रिक्ट करती है, and it allows rotation। और हमें पता है अगर किसी भी जॉइंट पे अगर रोटेशन अलाउ रहता है, मतलब फ्री रोटेशन अगर अलाउ रहता है, तो उस जॉइंट पे मोमेंट 0 आने वाली है। तो यही चीज इंटरनल हिंज के केस में भी होती है। इंटरनल हिंज जो रहती है ये भी इट रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसलेशन but it allows rotation around the joint। तो अभी हमने देखा कि इंटरनल हिंज में भी रोटेशन अलाउ रहता है बट इट रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसलेशन। तो अभी बात करते हैं कि जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं तब हम एक कंडीशन अज्यूम करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है स्टेबल। तो जैसे मैंने पहले बताया कि सपोज अगर यहां से ऊपर से कोई लोड आता है, तो लोड की वजह से ये तो ऐसे रोटेट कर जाएगा, इसमें मोमेंट जनरेट होगी और इस साइड से ये रोटेट कर जाएगा। अभी ये थी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हुए। अगर हमें ये स्ट्रक्चर स्टेबल करना है तो सपोज जैसे कि हमने पहले देखा था कि ये लोड की वजह से ये नीचे चला गया, तो यहां पे जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हुई है उसको अपोज करने के लिए हमें नीचे से कोई और एक मोमेंट देनी पड़ेगी। तो जब ये नीचे से अगर कोई मोमेंट आती है तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा स्टेबल। वैसे ही अगर राइट साइड से लोड आ रहा है तो राइट साइड के लोड की वजह से इस साइड का मेंबर अराउंड द इंटरनल हिंज, इसमें फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, इतना इसमें मोमेंट जनरेट होगा, और इस मोमेंट की वजह से ये जो मेंबर है वो ऐसे नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए हमें यहां से क्लॉकवाइज मोमेंट देनी पड़ेगी, और जब हम क्लॉकवाइज मोमेंट देंगे तब ये वाला जो मेंबर है ये मेंबर ऐसे ऊपर उठ के ऐसे सीधा हो जाएगा, मतलब ये जो मेंबर है ये स्टेबल हो जाएगा। तो अभी इसमें एक ऑब्जर्व करने वाली बात ऐसी है कि अगर हमें ये स्ट्रक्चर स्टेबल होना हो तो इसके लिए हिंज के लेफ्ट साइड में जितनी भी मोमेंट है इट शुड बी इक्वल टू 0। सिमिलरली हिंज के राइट साइड में जितनी भी मोमेंट आ रही है इट शुड बी इक्वल टू 0। मतलब ये जो मोमेंट जनरेट हो रही थी उतनी ही काउंटर मोमेंट यहां पे जनरेट होनी चाहिए, और ये काउंटर मोमेंट है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, और यहां पे जो मोमेंट बचेगी वो रहेगी 0, और सिमिलरली राइट में बचेगी 0। तो अगर हमें ये स्ट्रक्चर स्टेबल चाहिए तो हिंज के दोनों साइड की जो मोमेंट रहेगी इट शुड बी इक्वल टू 0 ऑलवेज। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल गया कि in hinge moment in the left hand side of the hinge equal to moment in the right hand side of the hinge equal to 0। तो जब हम स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेसी फाइंड करते हैं तब हमें यह वाला इक्वेशन काम में आएगा। जैसे कि हमने पहले देखा था कि इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता क्या है, जिसमें नंबर ऑफ अननोन जो रहते हैं वो नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा रहते हैं। तो उस केस में हमें एडिशनल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है,
और मैंने आपको बताया था कि एडिशनल इक्वेशन कैसे आते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। तो हमें ये पहला इक्वेशन मिला कि अगर इंटरनल हिंज रहती है तो हमें एक एडिशनल इक्वेशन मिला जो कि है इन द हिंज मोमेंट फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द हिंज इट इज इक्वल टू 0। तो अब इसको डिटरमिनेसी फाइंड करते वक्त कैसे यूज करेंगे अब हम देखेंगे। तो हमें हमारा इक्वेशन मिला है, इक्वेशन क्या है कि इन द हिंज मोमेंट फ्रॉम द बोथ साइड इट इज इक्वल टू 0। और हमने इसके पहले देखा था कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी होता क्या है। ds इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस माइनस number of additional इक्वेशंस। तो इंटरनल हिंज के केस में हमें हमारा एक एडिशनल इक्वेशन मिल गया है। तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक बीम है, सपोज कंसिडर करते कि वो है प्रॉप कैंटिलीवर बीम। प्रॉप कैंटिलीवर बीम क्या होता है कि जिसका एक एंड होता है फिक्स और उसका एक एंड होता है सिंपली सपोर्टेड, इसको बोला जाता है प्रॉप कैंटिलीवर बीम। तो इसके हम अभी देखते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी आती कितनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसकी टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, मतलब इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी जनरेट हो रही है, मतलब इसके अननोन्स कितने हैं। तो हमें पता है कि अगर कोई भी फिक्स सपोर्ट रहता है तो उस पर 3 रिएक्शन जनरेट होती है, और 3 रिएक्शन कैसे रहते हैं वो देखते हैं अभी। एक अपवर्ड साइड से, एक इनवर्ड साइड से और एक मोमेंट, अननोन मोमेंट, और दूसरा एंड है सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में एक अननोन रिएक्शन जनरेट होती है जो कि अपवर्ड साइड से होती है। तो इसमें हमें नंबर ऑफ अननोन्स रिएक्शन मिली 4, जो कि फिक्स की वजह से 3 और सिंपली सपोर्टेड की वजह से 1। और हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो है 2D स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि 2D स्ट्रक्चर रहा तो उसमें नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो रहती है वो रहती है 3। और अभी यहां पे देखते हैं कि नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन। तो हमें इसमें एडिशनल इक्वेशन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें ना हिंज प्रेजेंट है ना रोलर प्रेजेंट है, कुछ भी अंदर इधर प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन जो आएंगे वो आएगा 0। तो इसका मतलब है कि इसकी जो ds आएगी इट विल बी 1। तो ds इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर हुआ इनडिटरमिनेट। ये इनडिटरमिनेट हुआ, इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ अननोन जो है नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा है, तो हम वो फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो अभी हम एक काम करते हैं, इस स्ट्रक्चर में यहां पे हम एक इंटरनल हिंज इंट्रोड्यूस करते हैं। ये रही इंटरनल हिंज, और पहले ये एक मेंबर था, अभी इंटरनल हिंज की वजह से यहां पे 2 मेंबर अवेलेबल है, ये वाला एक मेंबर और ये दूसरा मेंबर। तो अभी इंटरनल हिंज के वजह से क्या डिफरेंस आता है डिटरमिनेंसी में वो देखते हैं। तो इसमें भी वैसे ही आएगा कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन जो है वो फिक्स सपोर्ट के ऊपर 3 होती है, जो कि हमने पहले देखी, और रोलर के ऊपर 1 होती है। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस विल बी ds विल बी 4। और सिमिलरली ये 2D स्ट्रक्चर है तो इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है 3। और अब इसमें नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन जो है इसमें आएगा 1, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा कि हिंज हमें एक एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन देता है, तो
इसमें हम लेंगे 1। अब इसका फाइंड करते हैं ds कितना आता है। 4 - 3 - 1 वी नो ds विल बी 0 और ये स्ट्रक्चर हो गया डिटर्मिनेंट। हमें पता है कि अगर ds इज 0 और लेस देन 0 रहा तो स्ट्रक्चर जो है डिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट मतलब कि जितने भी अननोन्स है वो हम हमारे अवेलेबल इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने एक चीज यहां पे ऑब्जर्व की, जब इस स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज प्रेजेंट नहीं था तो उसकी ds थी 1, मतलब इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी थी 1। बट जब इसमें इंटरनल हिंज आया तो वो हो गई 0, मतलब ये जो है इंटरनल हिंज की वजह से डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी जो थी वो 1 से कम हो गई। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि एवरी इंटरनल हिंज reduces the indeterminacy by 1। मतलब पहले हमारे स्ट्रक्चर में हिंज नहीं थी तो वो था इनडिटर्मिनेट, बट जैसे ही हिंज आ गई तो उसकी इनडिटर्मिनेसी जो थी वो 1 से कम हो गई। तो इसलिए एक कंक्लूजन आता है कि एवरी इंटरनल हिंज रिड्यूसेस द इनडिटर्मिनेसी बाय 1। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिटर्मिनेट हो जाए। जरूरी नहीं है कि वो हर बार डिटर्मिनेट हो जाए। सपोज हमारे पास एक केस है, उसमें एक एंड फिक्स सपोर्ट है और दूसरा एंड जो है वो है हिंज सपोर्ट। तो अभी इसकी ना क्विकली इंडिटर्मिनेसी फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि इसमें जो रिएक्शन जनरेट होती है फिक्स सपोर्ट पे वो होती है 3 और हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शंस आती है। तो इसका जो ds आएगा, ds विल बी टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 3 + 2 5 माइनस नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो कि होते हैं 3 फॉर 2D के लिए, माइनस नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशंस। बट इस केस में कोई भी इंटरनल हिंज प्रेजेंट नहीं है तो इसमें एडिशनल इक्वेशन नहीं आएगा, तो इट विल बी 0। तो इसका जो ds आएगा इट विल बी 2। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इनडिटर्मिनेट, मतलब इसमें नंबर ऑफ अननोन जो है वो नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा है। तो अभी एक काम करते हैं, इसमें हम इंटरनल हिंज इंट्रोड्यूस कर देते हैं और अभी इसका इनडिटर्मिनेसी फाइंड करते हैं। तो इट्स ds विल बी टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 3 + 2 5 माइनस नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन विच इज 3 माइनस नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशंस। तो हमने देखा है कि हिंज की वजह से हमें एक एडिशनल इक्वेशन मिलता है, तो इट विल बी 1। तो इसमें इनडिटर्मिनेसी जो आएगी उसकी डिग्री रहेगी 5 - 3 - 1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये भी स्ट्रक्चर हो गया इनडिटर्मिनेट विथ डिग्री 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज आती है तो उससे इनडिटर्मिनेसी 1 से रिड्यूस हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज आती है तो हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। तो ये सारी जो बातें थी ये हमने देखी कि जब इंटरनल हिंज जो है वो 2 मेंबर को कनेक्ट कर रहा है, ये जो इंटरनल हिंज है ये 2 मेंबर को कनेक्ट कर रहा है, तब हमें एक एडिशनल इक्वेशन मिलता है। बट अगर इंटरनल हिंज 2 से ज्यादा मेंबर को कनेक्ट कर रहा है, सपोज यहाँ पे वो 3 मेंबर को कनेक्ट कर रहा है या वो 4 मेंबर को कनेक्ट कर रहा है, तो उस केस में हमें कितने एडिशनल इक्वेशन मिलते हैं वो अभी हम देखेंगे।
तो इसके लिए एक टेबल आएगा, वो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं। उसमें आएगा अरेंजमेंट ऑफ हिंजेस और इस साइड आएगा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्वेशंस। तो हमारी सबसे पहले केस जो रहेगी, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की, कि सपोज हमारा इंटरनल हिंज जो है वो दो मेंबर को कनेक्ट कर रहा है, तो उस केस में हमें एक एडिशनल इक्वेशन मिलता है। और ये जो हम बात कर रहे हैं वो है 2D के बारे में। अगर हमारा इंटरनल हिंज दो मेंबर्स को कनेक्ट कर रहा है तो हमें एक एडिशनल इक्वेशन मिलता है, जो कि होता है मोमेंट इज एट द इंटरनल हिंज मोमेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन इज, अगर हमारा इंटरनल हिंज तीन मेंबर को कनेक्ट कर रहा है तो हमें एडिशनल इक्वेशन मिलते हैं 2। और अगर हमारा इंटरनल हिंज चार मेंबर को कनेक्ट कर रहा है तो उस केस में एडिशनल इक्वेशन आते हैं 3। तो ये जो बात हुई ये हुई 2D के बारे में। तो ये सब बात हुई 2D के बारे में। अभी देखते हैं 3D के केस में। हमने देखा था जो इक्वेशन हमें मिला है वो था एट द इंटरनल हिंज मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो 2D के केस में मोमेंट जो थी वो 0 थी, बट 3D के केस में वो जो मोमेंट है इट विल बी 0 इन ऑल डायरेक्शन। सो मोमेंट इन x डायरेक्शन, मोमेंट इन y डायरेक्शन एंड मोमेंट इन द z डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। तो 3D के केस में जो एडिशनल इक्वेशन हमें मिलेंगे वो रहेंगे 3। सिमिलरली सेकंड केस और थर्ड केस में जो एडिशनल इक्वेशन रहेंगे वो उसको हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे और हमारे एडिशनल इक्वेशन मिलेंगे 2 into 3 6 एंड 3 into 3 9। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ऐसी है कि इन जनरल फॉर 2D स्ट्रक्चर number of extra equations at the hinge is equal to number of members connected through the hinge minus 1। मतलब अगर स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज प्रेजेंट रहता है तो उससे कितने हमें एडिशनल इक्वेशन मिलते हैं वो इससे पता चलता है। कि सपोज अगर हमारे, जैसे कि हमने पहले देखा कि हमारे पास एक इंटरनल हिंज है और दो मेंबर को कनेक्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्वेशंस एट द हिंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड थ्रू द हिंज। मतलब ये हिंज के ऊपर दो मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं, 2 minus 1 विच इज इक्वल टू 1। तो इसमें एक्स्ट्रा इक्वेशंस हमें कितने मिलेंगे 1। सिमिलरली जैसे कि हमने पहले देखा कि अगर हिंज के ऊपर तीन मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्वेशंस एट द हिंज विल बी 3 minus 1 विच इज इक्वल टू 2। एंड सिमिलरली अगर हिंज के ऊपर चार मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा इक्वेशंस मिलेंगे 3। तो ये चीज आपको याद रखनी है और ये सारी चीजें हमें इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काम आएगी। तो ये सारी चीजें जो थी वो स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेसी फाइंड करने के लिए यूजफुल थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनल हिंज जो है वो बीम को फ्लेक्सिबल बनाता है। ये एक और रीजन है जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमारे पास एक प्रॉप कैंटिलीवर बीम है और इसकी जो डीएस आती है वो रहती है 1। इसका मतलब यह है कि इसमें एडिशनल रिस्ट्रेंट प्रेजेंट है, एक एडिशनल रिएक्शन इसमें प्रेजेंट है जिसके वजह से इस बीम में एडिशनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे जो कि हमारे बीम के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज प्रोवाइड करते हैं और जैसे कि हमने पहले देखा कि इंटरनल हिंज प्रोवाइड करने से इसकी जो डीएस हो जाती है
वो हो जाती है 0, मतलब ये जो स्ट्रक्चर हो जाता है डिटर्मिनेट। तो इंटरनल हिंज प्रोवाइड करने से इस स्ट्रक्चर में कोई भी एडिशनल स्ट्रेसेस नहीं आते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंटरनल हिंज मेक्स बीम मोर फ्लेक्सिबल। तो ये सब था इंटरनल हिंज के बारे में। और इंटरनल हिंज अगर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है तो उसका डिटर्मिनेसी पे क्या असर पड़ता है, ये सब हमने देखा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अगर स्ट्रक्चर में इंटरनल लिंक अगर प्रेजेंट रहती है तो उसका डिटर्मिनेसी पे कैसे असर पड़ता है, वो अभी हम देखेंगे। अभी हम बात करेंगे इंटरनल लिंक के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटरनल लिंक होता क्या है। इंटरनल लिंक ऐसा एक स्ट्रक्चरल मेंबर रहता है जिसके दोनों एंड जो होते हैं वो हिंज से कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये और इस एंड पे, दोनों एंड पे हम देख सकते हैं कि हिंज प्रेजेंट है। और इंटरनल लिंक जो रहता है इट कैरीज ओनली एक्सियल फोर्स, और इसके ऊपर कोई भी लोडिंग नहीं आती। और जब हम डिटर्मिनेसी फाइंड करते हैं तब इंटरनल लिंक गिव्स two additional equilibrium equations, because it carries only axial force. उसके बाद आता है इंटरनल रोलर। अगर स्ट्रक्चर में इंटरनल रोलर अगर प्रेजेंट रहता है तो इंटरनल रोलर जो रहता है वो हमें दो एडिशनल इक्वेशन देता है। टू एडिशनल इक्वेशंस, और वो दो एडिशनल इक्वेशंस होती है मोमेंट एट द रोलर इक्वल टू 0 एंड द फोर्स द रिएक्शन इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर इंटरनल लिंक प्रेजेंट रहता है तो हमें दो एडिशनल इक्वेशन मिलती है। इंटरनल रोलर रहा तो हमें दो एडिशनल इक्वेशन मिलती है, और इन इक्वेशन को हम डिटर्मिनेसी फाइंड करते वक्त हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इनके ऊपर की जो भी प्रॉब्लम है वो आगे जाके देखेंगे। जब डिटर्मिनेसी का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा तो इसके ऊपर के सारे प्रॉब्लम हम देखेंगे। तो उसके पहले हम अभी एक आज जो भी देखा है उसका एक क्विक समरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात किए इंटरनल हिंज के बारे में। तो इंटरनल हिंज जो होता है हमने देखा कि इट अलाउज द रोटेशन बट इट रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसलेशन। और इंटरनल हिंज जो रहता है वो हमें एक एडिशनल इक्वेशन देता है जो कि होता है मोमेंट एट द हिंज इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द बोथ साइड्स। तो इससे हमने आगे जाके देखा कि इंटरनल हिंज होता है, इंटरनल हिंज की वजह से हमारी इनडिटर्मिनेसी जो होती है वो 1 से कम होती है। मतलब इंटरनल हिंज जो होता है वो स्ट्रक्चर की इनडिटर्मिनेसी 1 से कम कराता है। और उसके बाद हमने देखा कि नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन जो हमें मिलती है अगर हिंज प्रेजेंट रहता है तो वो होती है नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड थ्रू द हिंज -1। अगर 2 मेंबर रहता है तो हमें एडिशनल इक्वेशन मिलेगी 1। तो इस हिसाब से हमें एडिशनल इक्वेशंस मिलती है। और अगर 3D रहा तो उसी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतनी इक्वेशंस हमें 3D के केस में मिलती है। और लास्ट में हमने देखा कि इंटरनल हिंज जो रहता है वो स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसके लिए हम इंटरनल हिंज को स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। और उसके बाद हमने देखा इंटरनल लिंक के बारे में। इंटरनल लिंक जो रहता है वो हमें दो एडिशनल इक्वेशन देता है, और इंटरनल रोलर जो रहता है वो हमें दो एडिशनल इक्वेशन देता है। तो ये सब था इंटरनल लिंक, इंटरनल हिंज, इंटरनल रोलर अगर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं
तो उससे डिटरमिनेसी पे क्या असर पड़ता है उसके बारे में। तो आगे जाके हम इसके बारे में सारे प्रॉब्लम्स लेंगे। हम देखेंगे कि बीम की डिटरमिनेसी कैसे फाइंड करते हैं, मतलब उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे बीम्स की, उसके बाद फ्रेम्स की, और उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रस के बारे में। तो अभी तक मतलब हमारा जो टॉपिक था वो हमने कवर किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि बीम्स, फ्रेम्स और ट्रस के बारे में। तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स या कोई भी सजेशन रहता है तो प्लीज आप कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।